नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल #अलगारी अलगारी संज्ञानी के तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। और आज हम किसी विषय पे बात करने वाले नहीं हैं। थोड़ा शौक लगा वो जान के, लेकिन क्या है ना कि हम हर बार कोई ना कोई विषय पे बात करते हैं, लेकिन आज हम सभी विषयों पे बात करेंगे। क्योंकि क्या है कि आपने सुना हो करंट अफेयर्स, आपके जो अफेयर्स चल रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हर महीने कोई ना कोई ऐसी न्यूज मुझे लगता है कि जो आपके पास पहुंचानी आवश्यक है, तो हम पहुंचाने वाले हैं। और ऐसी न्यूज की जो मीडिया और जो बोलते हैं कि टीवी, टेलीविजन, न्यूज़पेपर वो कवर नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसी होती है, देन ऐसी कोई न्यूज होती है कि जो हमारे लिए जाननी आवश्यक है, तो हम जानने वाले हैं। तो ऐसे ही जनवरी के अंत की बात करें, फरवरी की स्टार्टिंग की बात करें, तो पूरे महीने का जो कंक्लूजन जो हमने निकाला हुआ है वो न्यूज आज हमारे सामने है। और आज इस सत्र के लिए हमारे साथ जो ज्ञानी उपस्थित है उनका परिचय मैं करा देता हूं। श्रीमान पंकज जी मिश्रा। पंकज जी की बात करें तो उन्होंने मास्टर्स में से क्लियर किया हुआ है और बैंकर्स भी थे, देन अलग अलग जॉब की हुई है। अभी टीचर के नाते वो कार्यरत है। ऐसे बोल सकते टीचिंग उनकी हॉबी थी, तो वो टीचिंग के नाते भी कार्यरत है। साथ ही गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की। और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो मतलब कि कुल मिला के डेली जो अपडेट रहने वाले जो बंदे होते हैं वो आज हमारे पास है। तो यार बहुत मजा आने वाला है आज, और ये सेशन बहुत ही मजेदार रहने वाला है। और जुड़े रहिए हमारे सत्र के साथ। स्वागत है पंकज जी आपका इस हमारे सत्र में। जी नमस्कार। तो वैसे कि हमने जो बात की कि ये पूरे करंट अफेयर्स के बारे में, तो एग्जैक्टली क्योंकि ये पहला सेशन है करंट अफेयर्स का। वैसे हम लोगों ने 2 सेशन ऑलरेडी हमने कर ली है, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स जो है उसका एक्चुअली मीनिंग मतलब क्या होता है, या फिर वो क्या कहना चाहते हैं? जनरली क्या होता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि करंट अफेयर खाली जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि छोटी से छोटी अपडेट यदि हम अपडेटेड नहीं रहते हैं तो हमको उसके बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कल कहीं वर्ल्ड में कोई क्राइसिस हो गया मिडनाइट और हम अवेयर नहीं है, और सुबह अगर हम एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कल कहीं पे अगर भारत की बात करें, भारत के किसी राज्य में ऐसी कोई घटना घटित हो गई, कोई आपदा आ गई, या ऐसे जैसे कि अभी रिसेंटली एक आपदा आई उत्तराखंड के अंदर, ग्लेशियर फट गया, तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं का अपडेशन हमें अपडेटेड रहना जरूरी है। ओके, मतलब कुल मिला के कोई ना कोई अपडेट आपके पास होनी आवश्यक है। कहने का तात्पर्य इतना है शॉर्ट में कि करंट अफेयर हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर डालते हैं। अगर वर्तमान काल में घटित घटना से हम अवेयर नहीं हैं तो उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग के रूल्स और रेगुलेशन बदलते रहते हैं। इनकेस कोई रूल्स बदल दिया गया और हमें अगर हम अवेयर नहीं है तो उसकी पेनल्टी भी भरते हैं। सामान्यतः करंट अफेयर हर जीवन जो व्यक्ति जीवित है उसके लिए अति आवश्यक है। या मतलब जैसे कि हमने बात की, तो कुछ ना कुछ जो करंट अफेयर्स होते हैं मीडिया वैसे हमें बता देते हैं। लोग जो न्यूज जो पढ़ते हैं डेली, तो उनके लिए तो वो मतलब कॉमन होता होगा। हाँ, कभी कभार जो न्यूज नहीं पढ़ने वाले लोग हैं तो उनके लिए ये थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम ज्यादा उस विषय पे न जाते हुए हम करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, एक रिसेंटली जो मैंने सुना हुआ जो अपडेट है वो मुझे जानना है। क्योंकि रेप्टाइल्स की बात करते हैं, जो सरीसृप जो प्राणी होते हैं, तो इन वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रेप्टाइल अभी अभी कुछ आया है। मुझे पूरा अपडेट पता नहीं, लेकिन वो क्या है और उसके बारे में डिटेल कुछ बताइए मुझे। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रेप्टाइल एक्चुअली में क्या है कि साउथ अफ्रीका, वैसे हमारा जो भारत देश है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से ही अलग हुआ है। तो हमारे यहाँ जो विविधता पाई जाती है वैसी सेम विविधता साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वहां पाई जाती है। वहां पर एक छोटा सा आइलैंड, द्वीप है, देश बोल सकते हैं उसे, द्वीपों का देश है मेडागास्कर। वहां पर अभी रिसेंटली एक रेप्टाइल पाया गया है जो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट रेप्टाइल में जिसकी गिनती होती है। तो मतलब कितनी वो आप साइज वगैरह ऐसा?
आपने पूछा कि उसकी साइज, तो साइज में ऐसा है, अभी जो रेप्टाइल खोजा गया है उसका नाम है ब्रुकेशिया नाना। ब्रुकेशिया नाना की जो साइज, टोटल साइज है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम है। ऐसे उसकी जो बॉडी की लेंथ है वो 13.5 mm है। उसकी जो बॉडी की लेंथ है वो 13.5 mm है और उसकी फुल लेंथ 21.6 mm होती है, 21.6 mm, यानी लेस देन 1 सेंटीमीटर। वो आपकी फिंगर के उस पे भी देखा जा सकता है। ओ, इतना छोटा। मतलब हम लोगों ने सांप वगैरह देखे हुए, लेकिन वो तो खैर बहुत बड़े होते यानी हैं। सरीसृप की भाषा में आज तक यदि सरीसृप की जो परिभाषा दी गई है उसके हिसाब से हमको ये मालूम है कि जो रेंगने वाले प्राणी हो वही सरीसृप है, लेकिन ये एक छिपकली या गिरगिटान की जाति का सबसे छोटा रेप्टाइल पाया गया है, सरीसृप। ओह, दैट्स ग्रेट। मतलब हाँ, मतलब वैसे मानते हैं कि दुनिया है तो कुछ ना कुछ नया नया, और वैसे भी मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसी चीजें जो मिलनी बाकी है, तो अपडेट तो हमें मिलती रहेगी। एक रिसेंटली हमने सुना था मिशन होप के बारे में, न्यूज में शायद, या फिर उसके बारे में कुछ डिटेल आई होगी, बट या मिशन होप के बारे में यदि हमें जानना हो डीप में कि मिशन होप क्या है। एक्चुअली में क्या है कि जनरली हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रियां कुछ ना कोई सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं। वैसे भी इलॉन मस्क वन ऑफ द, यानी वो साइंटिस्ट तो नहीं है लेकिन एक ऐसे इंजीनियर है, फिजिसिस्ट हैं, जिन्होंने यानी कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल के रख दिया है। तो उसी में अभी तक क्या होता था कि जनरली जो मिशंस होते थे, मार्स मिशन हो या मून मिशन हो या सन का कोई भी मिशंस होते थे, ज्यादातर हम देखते थे कि या तो यूरोपियन कंट्री है या यूएस, नॉर्थ अमेरिकन, और वो या तो भारत के जो एशियाई कंट्री है। लेकिन ये पहला ऐसा मिशन है जो मुस्लिम वर्ल्ड के द्वारा किया गया है। मुस्लिम वर्ल्ड की कोई एक ऐसी कंट्री है जिसने ये पहला मिशन किया है। मिशन होप ये एक्चुअली में यूएई का मिशन है, स्पेस मिशन है मार्स का। उन्होंने अपना एक ऑर्बिटर मार्स पे भेजा है, जो अभी तक, यानी ये पहली बार हुआ है, इसलिए इसको इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है। ओके। क्योंकि अभी तक मुस्लिम वर्ल्ड में एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने अपना स्पेस के अंदर मिशन भेजा। ओह, मतलब ये बहुत अच्छी न्यूज हम कह सकते हैं, क्योंकि हाँ, यानी कि exactly, बोलते हैं ना कि फंडामेंटलिज्म से वो साइंस और टेक की तरफ धीरे धीरे मुस्लिम वर्ल्ड भी बढ़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और एक्चुअली में उसका जो अरेबिक नेम है वो अल अमल है, जिसका ट्रांसलेशन है होप, आशा। ओके, इसलिए मिशन होप नाम दिया गया है। हाँ, वैसे ये पूर्णतः यूएई का मिशन नहीं है, उसमें भी जो जापान की एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मित्सुबिशी, उसने ये मिशन लॉन्च किया है। और अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने वो ऑर्बिटर बनाया है, जिसमें 200 के करीबन यूएई के भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हैं। ओके, तो उसके साथ जैसे कि हम देखें कि अभी एक बीच में बहुत बड़ा हवा चला था बिटकॉइंस का, और मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद डिजिटल करेंसी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ गया है, और हम लोगों ने सुना है कि डिजिटल करेंसी जो है उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है। वो अभी इंडिया में खैर मुझे लगता है धीमे धीमे अभी प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी कुछ उसमें एक और अल्टरनेटिव या फिर कोई अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल। वैसे तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल पास किया है जिसके तहत हम बिटकॉइन या कोई अन्य क्रिप्टो करेंसी यूज में नहीं, ट्रांजेक्शन में नहीं ले सकते। उसका बहुत बड़ा रीजन है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारी करेंसी होती है ना, उसकी हमारी आरबीआई या हमारी गवर्नमेंट 100 रुपए के नोट में भी बोलती है कि ये आप 100 रुपए की नोट या कोई भी नोट उठा के देखो तो उस पर एक लाइन लिखी होती है, मैं ग्राहक को इतने रुपए देने का वादा करती हूँ या वो लेती हूँ, वो उसका स्लोगन है। मुझे एक्चुअली में याद नहीं है। यानी कि वहां क्या होता है कि कंफर्मेशन है, हम जब हमारी करेंसी यूज कर रहे हैं तो उसमें कंफर्मेशन है कि ये 100 रुपए मेरे को मिलने ही मिलने हैं, इसकी गारंटी आरबीआई या गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर क्या होता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है।
आपके पास करेंसी है और इसका फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा होता है। फ्लक्चुएशन यानी कि समझो कि आज एक वो बिटकॉइन की कीमत करोड़ों रुपए है, समथिंग समझो 100 करोड़ है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कल वो 100 करोड़ रहेगी, उसके अंदर फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा होती है। बीच में आपने सुना होगा न्यूज में कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके लोग बर्बाद हो गए, पहली चीज। और बिटकॉइन है वो डिजिटल करेंसी एल्गोरिदम से बनती है। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेस होती है एल्गोरिदम की, उस प्रोसेस से वो करेंसी बनाई जाती है। और खाली आपके सामान्य पासवर्ड भूल जाने की वजह से आप करोड़पति से रोडपति हो सकते हो। और आरबीआई ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि भारत के अंदर जैसे चाइना में है, अभी चाइना के अंदर उनकी लोकल डिजिटल करेंसी, ऐसे बहुत सारे देशों में, लेकिन अब भारत में भी ऐसा है कि कोई है व्यक्ति कि उसको डिजिटल करेंसी ही यूज करना है, तो उसके लिए आरबीआई अभी यानी उस प्रोसीजर में काम कर रही है उस क्षेत्र में। और हमारे यहाँ भी लगभग आगे के 2 या 3 वर्षों में हमारे यहाँ भी लोग डिजिटल करेंसी यूज करते हो जाएंगे। वैसे भी हम अभी डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके। तो उसका जो अल्टरनेटिव जो आने वाला है, अभी अल्टरनेटिव का ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए अमेंडमेंट जो बिल पास कराया, पास करने के लिए रखा पार्लियामेंट में, तो वहां खाली ये बात रखी अपनी कि हम कोई और क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन यूज नहीं करेंगे, उसका अल्टरनेटिव हम यूज करेंगे, जिसके बारे में अभी वो अंडर प्रोसीजर है, अभी उसके बारे में खाली चर्चाएं हुई हैं। ओके। मतलब ये तो चलो समझ में आ गया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और आप भी यदि वीडियो देख रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे अभी अभी लेटेस्ट में या फिर एक अपडेट अभी नहीं आई है, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये निर्णय लिया हुआ है कि फास्टैग के बारे में, कि फास्टैग जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो एक्चुअली उसकी मतलब सिचुएशन क्या थी और अभी वर्तमान में वो क्या चेंजेस आए? एक्चुअली में जो फास्टैग का कॉन्सेप्ट है ये 2014 से, अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हो तो आपको 2014 के न्यूज़पेपर में एक छोटे से आर्टिकल दिया गया था कि एक पायलट प्रोजेक्ट हमारे अहमदाबाद से मुंबई के बीच लॉन्च किया गया था फास्टैग का। अब फास्टैग एक्चुअली में होता क्या है कि एक RFID होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, और एक RFI होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। वो RFI जो आपका फास्टैग होता है वो RFID होता है, वो आपके गाड़ी पे लगता है। और एक डिवाइस होता है जो टोल पे होता है, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट जो वॉलेट होता है फास्टैग का, या अकाउंट जिस अकाउंट से लिंक किया है वो ऑटोमेटिक काटता है। एक्चुअली में क्या होता है, 2014 से पहले जब ये पायलट प्रोजेक्ट अमल में नहीं था तो क्या होता था, टोल पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लाइनों को, और जो वहां पर झगड़े होते थे, क्योंकि लाइन की वजह से घंटे, एक एक घंटे, 2-2 घंटे हम टोल की लाइन में खड़े हैं, उसके बाद हमारा नंबर होता है और 1-2 रुपए के लिए आप जो कैश की झिकझिक होती थी, उस सबसे छुटकारा पाने के लिए 2014 से इसको अमल में किया। अब अमल में इसको कंपलसरी 6 साल इसको इसलिए लेट इतना खींचा कि बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं थे। अब भारत देश के अंदर लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट कम है, पर जो लिटरेट हैं वो भी इलिटरेट जैसा बिहेव करते हैं कभी कभी। तो ये फास्टैग का कॉन्सेप्ट 2014 से है। 14 नवंबर 2014 में मुंबई टू दिल्ली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में पहली बार फास्टैग यूज किया गया था। और तब से आज तक गवर्नमेंट हमें परमिशन, हमारी डेट बढ़ाई जा रही है कि आप फास्टैग लगाओ, और गवर्नमेंट ने 6 साल इसका इंतजार किया। तो अब जाके वो परमानेंट हो गया है। अब रिसेंटली 16 फरवरी यानी कि कल से ये परमानेंट हो गया, मैंडेटरी हो गया, एक तरह से कंपलसरी ही है। यदि फिर भी आप नहीं लगा के जा रहे हो टोल पे, तो ऐसा नहीं केस बंद हो गया, केस तो चालू ही है, लेकिन आपको डबल टोल भरना पड़ रहा है। यानी कि यदि आपका टोल 100 रुपया होता है तो उसकी जगह आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब एक तरह से देखने जाए कि ये अच्छा है कि मैं भी ड्राइविंग करता हूँ और लॉन्ग ट्रिप करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि वो जो टोल पे जो भीड़ होती
होती है और जो लाइनें होती है, तो उससे हालांकि अब छुटकारा मिल सकता है हमें। हाँ, और वैसे देखो बहुत अच्छा भी है, आपका टोल आपके अकाउंट से कट जा रहा है, आप कैश के लिए रकझक नहीं कर रहे हो, आपका समय बच रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपका समय बच रहा है, वहां पर मेन पावर भी कम लग रहा है, उस मेन पावर को अन्य जगह भी यूज कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि बोलते हैं ना वो, मनी इज इक्वल टू टाइम, तो वैसे आपका समय और आपका पैसा दोनों बच रहा है। वाह, सही है। इसके चलते आगे कि हम फास्टैग की बात कर रहे थे और अभी यदि उसी विषय पे हम आगे चल रहे हैं, तो अभी एक ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ बदलाव आए हैं, जो रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हुए हैं, तो उसके बारे में क्या स्पष्टता है? ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर ऐसा था कि पहले जनरली, अब आरटीओ में थोड़े दिन सर्विस दी है तो हमें, आपको भी पता है, आप लाइसेंस लिए हो, मुझे भी पता है कि हमको पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद हम जाते हैं वहां पे एलएल निकालते हैं, लर्निंग लाइसेंस निकालते हैं। उसके बाद 1 महीने बाद हम उसको डीएल के लिए प्रोसीजर करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर डीएल के प्रोसीजर करते हैं। तो ये इतना सारा समय करने के बाद भी हमें बहुत बार एजेंट पकड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ काम जब हमें अटकता है तो एजेंट पकड़ने पड़ते हैं, प्लस करप्शन भी बहुत होता है। तो ये सब से छुटकारा पाने के लिए, और हैरान भी होते हैं, बार बार फेल होते हैं, बार बार धक्के खाते हैं। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि लोग लाइसेंस न मिलने की वजह से बिगर लाइसेंस की गाड़ियां चलाते हैं और ठोकते भी हैं। यानी जो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो अभी तक जो प्रोसीजर थी उसके साथ गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन और देने का निश्चित किया है। अब उस ऑप्शन में कैसा है कि हम एक्सीडेंट कम हुए हैं, क्योंकि देखो कि जनरली जो डेथ होती है, कंपेयर करो, डेथ का रेशियो निकालो तो ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी जो नेचुरल डेथ है और जो एक्सीडेंटल है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। तो उस डेथ रेट को भी कम करने के लिए, और बहुत सारी फैमिली भी बर्बाद हो जाती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया ऑप्शन दिया है, जिसके अंदर छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट जमा कराना है आरटीओ में, और वहां से लाइसेंस इश्यू हो जाएगा। ओके, मतलब अभी वो जो टेस्ट वाली जो सिचुएशन थी, ड्राइविंग जाके टेस्ट दो और वो जो पार्किंग करो एंड देन वो जो पूरे प्रोसेस, वो अभी आवश्यक नहीं है करने के लिए। हाँ, उसके लिए बस वही चीज है कि गवर्नमेंट एक्रेडिटेड ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर, ऐसे सेंटर्स, यानी सेंटर गवर्नमेंट नहीं खोलेगी पर प्राइवेट एजेंसियां ही खोलेंगी। टाइप होगा गवर्नमेंट के साथ। हाँ, टाई अप होगा। उसमें क्या होता है कि उसमें अभी ऐसा निश्चित किया गवर्नमेंट ने कि 50,000 उसकी लाइसेंस फीस, 50,000 5 सालों के लिए आपको भरना होगा। वो आपको एक लाइसेंस इश्यू करेगी, जैसे हम ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, सेम एज आपको एक ट्रेनिंग सेंटर चलाना है। उसके अंदर अगर आप एलएमवी ले रहे हो, यानी लाइट मोटर व्हीकल, तो एडीटीसी के अंदर 29 घंटे की टोटल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 4 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर, 29 आवर्स। यानी कि आप समझो 29 घंटे में आप 21 घंटा तो आपको ड्राइविंग चलानी ही है। वहां 21 घंटे की ड्राइविंग तो आपको टेस्ट वो सिखाएंगे ही। उसके अलावा जो बाकी बचे 8 घंटे हैं, उसमें आपको जो रोड के सिंबल है कि थियरी का नॉलेज देंगे, जो हमारे एलएल में काम आता है। ओके। और सेम एज जो हैवी व्हीलर है उनके लिए 17 घंटे की थियरी है, और ट्रेनिंग उनकी 21 घंटे की है। ओके। तो अभी जैसे इलेक्शन का माहौल है और गुजरात में अभी इलेक्शन चल रहा है हालांकि, तो ऐसा सुनने में आया कि कुछ 3 कैंडिडेट जो थे, जो 3 उम्मीदवार जो थे, तो उनको कुछ नियमों की वजह से या फिर उनकी उम्मीदवारी जो कैंसिल की गई थी, तो उसके पीछे कोई रीजन था क्या, क्या था? एक्चुअली में क्या है कि गुजरात के अंदर यदि आप सिविक पोल्स में एज ए कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ एक क्लॉज दिया गया है कि अगर आपके मोर देन 2 चाइल्ड है तो आप वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब उसके अंदर ऐसा है कि जो 2005 में गुजरात लोकल अथॉरिटी एक्ट के अंदर थोड़े से अमेंडमेंट किए गए थे, जिसके तहत ऐसा उसमें मेंशन किया गया था कि जिस भी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे वो व्यक्ति
पंचायती राज और ये म्यूनिसिपालिटी को, यानी कि आप समझो कि पंचायत के जो चुनाव होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और म्यूनिसिपल काउंसिलर के, ये 3 चुनाव में एज ए कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता। और इन केस अगर फॉर्म भर भी दिया, पता चलने पे वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और ये सेम किस्सा इस साल हुआ है कि हमारे 3, एक राजकोट से हैं और 2 वडोदरा से हैं, उनको डिस्क्वालिफाइड किया गया है। तो मतलब अब तक जो इलेक्शन से लोग लड़ रहे थे, हालांकि थे ऐसे कि जिनके 3 या 2 से ऊपर बच्चे थे, तो मतलब अभी तक तो कुछ वो ऐसे ही चल रहा था, ऐसे ही नहीं, उसमें ऐसा था कि 2005 में ये अमेंडमेंट किया गया और ये सिर्फ पंचायती राज, म्यूनिसिपालिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिलर, ये 3 ही चीज के लिए हैं। ओके। वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो होते हैं उसमें ये लागू नहीं होता है। ओके, मतलब ये सिर्फ गुजरात के लिए है? गुजरात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे स्टेट है, लेकिन इसमें भी 2 क्लोज हैं। अगर इसमें ऐसा नहीं है कि आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे नहीं हो जाते। यहाँ 2 क्लोज ऐसे ऐड किए गए हैं इस सेक्शन में कि यदि 2 डिलीवरी मीन्स एक डिलीवरी को एक ही एंटिटी गिना जाएगा। अब अगर यदि आपका एक बच्चा है और सेकंड डिलीवरी पे अगर 2 बच्चे हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, भले आपके 3 बच्चे हैं। ओके। और मानो कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी इच्छा है कि मेरे को 2 बच्चे और एडॉप्ट करने हैं, यानी वो कहते हैं ना हाँ बिल्कुल। हाँ, एडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका यानी नॉमिनेशन डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और गुजरात एकमात्र ऐसा स्टेट नहीं है जहां ये पॉलिसी है। गुजरात में सिर्फ इलेक्शन को लेकर ये पॉलिसी है। अदर स्टेट हैं जैसे कि असम हो गया, तो असम में भी है कि अगर 2 चिल्ड्रन है तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। अगर 2 बच्चे होगा, तीसरा बच्चा होते ही आप गवर्नमेंट जॉब से आपको रिजाइन देना पड़ेगा। वहां ऐसे भी क्लोज है। ऐसे तो राजस्थान में भी है कि आप गवर्नमेंट जॉब और पोल्स यानी कि सिविक इलेक्शन में भी भाग नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश में भी है, 2001 में मध्य प्रदेश ने संशोधन करके ऐसा किया था। सिविल सर्विस, वहां जो स्टेट सिविल सर्विस का एक्ट है उसके अंदर संशोधन करके कहा था कि यदि किसी भी एम्प्लॉयर के जो गवर्नमेंट सिविल सर्विस में वो उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, वो तीसरा बच्चा होते ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और सबसे शॉकिंग है इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी सेम है, पॉल्स के लिए वो अलाउ नहीं करते 2 बच्चे। लेकिन इसमें महाराष्ट्र में इस सबसे जो बोलते हैं ना कि एक तरह से सबसे हार्ड जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। वहां ऐसा है कि यदि आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो ना तो आप म्यूनिसिपालिटी में इलेक्शन लड़ सकते हो, ना ही आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। और अगर जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे गेहूं, राशन मिलता है, अगर 3 से अधिक बच्चे तो आपको राशन भी नहीं दिया जाएगा। ये महाराष्ट्र में एकमात्र भारत के अंदर ऐसा स्टेट है जो यानी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। ओके, मतलब कि ये जो वस्ती नियंत्रण के लिए जो कानून लागू हुए हैं, तो उसके बारे में शायद इतनी जानकारी हमें आज तक नहीं मिली होगी जितनी अभी मिली है, तो दैट्स ग्रेट। अभी इंडिया की बात करते हैं। हमने अभी तक जो बात की इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, अभी थोड़ा हम डिफेंस की ओर भी ध्यान देते हैं क्योंकि डिफेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हम बात करते हैं आत्मनिर्भर उसकी। तो एक जो बीच में अभी एक चला था मुद्दा डिफेंस में 83 LCA, जो कुछ मतलब आई थिंक मुझे लगा कि फाइटर प्लेन ऐसा कुछ है, मुझे तो डिटेल पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में क्या एक स्पष्टता है? एक्चुअली में क्या है कि अभी रिसेंटली अभी एक मुद्दा उछला था, रफाल रफाल रफाल। भारत ने, फ्रांस से इतने रफाल लिए और पार्लियामेंट में भी बहुत यानी बहुत कि उसमें करप्शन हुआ, ये वो। तो और दूसरा, गवर्नमेंट भी बोलती है कि हम बाहर से परचेस कर रहे हैं, वो योग्य नहीं है, हम हो सके उतना आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर के तहत अभी जो गवर्नमेंट ने, हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है, हमारे यहाँ तेजस का प्रोजेक्ट बहुत सालों से चल रहा था। हमारा एक लाइट यानी फाइटर प्लेन है तेजस, अभी तक क्या था, वो अंडर डेवलपमेंट था। तो पहली बार
यानी कि ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि जब हमारे इतने सारे मिशन चलाए जा रहे हैं, इतने सारे वो हैं, हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, फिर भी हम बाहर से परचेस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, उसके अंदर अपडेशन चाहिए थी, जो अभी यानी एकदम अपडेट हो गया है। तो पहली बार गवर्नमेंट ने जो हमारे मिराज एयरक्राफ्ट हैं या सुखोई हैं, वो जो 2023-2025 तक रिटायर होने वाले हैं, तो उसके बदले में 83 LCA तेजस MK1 मार्क 1 का ऑर्डर दिया है, जो एक तरह से डिफेंस इक्विपमेंट और हमारे लिए और HAL यानी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उसके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है। आज तक हम परचेस कर रहे थे, अगर उसका गोला चाहिए उसका वो, तो हम दूसरे देशों पे निर्भर थे। पहली बार यानी गवर्नमेंट ने अपने खुद के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। इससे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, लेकिन जो हम दूसरों पे निर्भर होते थे, हमारे अगर वॉर हो जाते हैं तो हम गोला बारूद के लिए दूसरों पे निर्भर होते थे, या कोई भी चीज के लिए कोई भी इक्विपमेंट कम होता था। इवन अगर हम कहीं से फाइटर जेट परचेस करते हैं तो उसके अपडेशन को भी हम बाहर से ही अपडेशन कराने के लिए भेजना पड़ता था, या वो लोग सामान आते थे व्यक्ति और अपडेट करते थे। यानी वो सारी जो प्रोसेस है, उससे एक तरह से मुक्ति पाने के लिए ये गवर्नमेंट ने यानी कि जो भी निर्णय लिया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कि हमने डिफेंस की बात की और मुझे लगता है कि अभी हम अपने आप पे आत्मनिर्भर हैं और हमें कहीं से बाहर से सुविधा लेने की आवश्यकता नहीं, इतना कैपेबल अभी इंडिया होने जा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया न्यूज है। और हमने जब बात की करंट अफेयर्स की, तो बहुत सारे न्यूज होते हैं, डेली अपडेट में आते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि भाई साहब ये न्यूज कवर कर रहे हैं जैसे, तो उतने हम करते हैं। आपको लगता है कि अनिल जी आप ये न्यूज कवर कर सकते हो, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो में क्या चेंजेस करने जैसे है, और कोई नया टॉपिक यदि आपके दिमाग में आता हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।